So hello dear student, welcome to the E-Pathshala, Department of Physics, Reality College of Science, Akola, and it is our lecture number 6, Origin of Quantum Mechanics. And here in this lecture, we will discuss about the dual nature of matter and radiation part 2, in which we will discuss the Davison and Germer experiment. So myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Reality College of Science, Akola. तो इसके लास्ट लेक्चर में पहले जो लेक्चर अभी होके गया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, उसमें से ये पता चला है कि जो पार्टिकल है मैटर का पार्टिकल वो दो नेचर को बताएगा। ये ऐसा डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था, वो वेव नेचर भी बताता है और पार्टिकल नेचर तो उसका ही। ठीक है, सो वेव पार्टिकल डुअलिटी इसको बोलते हैं हम फॉर बोथ लाइट एंड मैटर। लाइट के लिए भी और मैटर के लिए भी। लाइट भी दो नेचर शो करता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन उसको बोलेंगे हम। वो लाइट वेव भी शो करती है, पार्टिकल भी बताता है, लेकिन हाँ उस लाइट को लाइट वेव और पार्टिकल को फोटोन बोला है। और मैटर भी दो डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल और वेव। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम वेव पार्टिकल डुअलिटी, और ऐसे इसको बोलते हैं हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो ये हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है, इसके लिए अब कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी, कि एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, और वो सक्सेसफुली उन्होंने किया। वो है डेविसन एंड जर्मर, C.J. Davison and L.J. Germer. So Davison and Germer experiment for the first time proved the wave nature of electrons and verified the de Broglie equation. De Broglie argued the dual nature of matter back in 1924, but it was only later that Davison and Germer experiment verified the results. The result established the first experimental proof of quantum mechanics. तो यही एक्सपेरिमेंट है जिसका प्रूफ सामने आने से, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का प्रूफ सामने आने से, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इस दुनिया का, उसके मोशन की स्टडी करना स्टार्ट हो गई है। और वही सही शुरुआत है क्वांटम मैकेनिक्स की। जैसे मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी की जाती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो कि माइक्रो है, वेरी वेरी स्मॉल, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसकी स्टडी की जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में। आपको पता है स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी की जाती है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हेवी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन inclined plane and some object which is fall under the gravity। तो जो हेवी ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल बॉडी है, उनकी स्टडी की जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स में। ओके, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में स्टडी की जाती है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, अलग अलग ब्रांच थे, थर्मोडायनेमिक, लाइट, जिसमें अलग अलग फिनोमिना की स्टडी की जाती है। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स था उसके अंदर में स्टडी की जाती थी माइक्रोस्कोपिक हेवी ऑब्जेक्ट की। लेकिन यहां से इस एक्सपेरिमेंट के प्रूफ पर से नए पार्टिकल की स्टडी, मतलब नए कंसेप्ट की स्टडी करना स्टार्ट हुई है। नए कंसेप्ट की मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका मोशन, उसकी वेलोसिटी, उसका स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसके ऊपर में लगने वाला फोर्स, एनर्जी एंड ऑल अदर थिंग्स। जैसे कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट वो मूव हो रहा है, मूव होने के बाद में उसकी मोशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सेलरेशन, फोर्स, उस सभी चीज़ों का उसका स्टडी करते हैं। उसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी तरीके से बहुत सारे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, उसकी स्टडी करने की न्यू मैकेनिक्स तैयार हुई है, उसको बोलेंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स। नई ब्रांच जो फिजिक्स की डेवलप हुई है इसी एक्सपेरिमेंट के बलबूते पे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या किया जाता है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी की जाती है। फिनिश। ओके, सो the Davison and Germer experiment is an experimental demonstration of matter wave। okay, क्यों स्टडी की जाती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की?
क्यों न्यूटोनियन, क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स यहाँ पे लागू नहीं होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि पार्टिकल हेवी ऑब्जेक्ट है, वो अगर उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में मूव होता है। लेकिन यहाँ जो पार्टिकल है हमारे पास माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन, उसका मोशन ही वेव में है, वो मूव होता है जस्ट लाइक अ वेव। उसका अगर मोशन वेव में है तो उसके लिए तो अलग स्टडी होनी चाहिए। इसलिए वो जो क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स है वो यहाँ अप्लाई नहीं किए जा सकते। इसके लिए नए रूल्स, नए इक्वेशंस डेवलप किए हैं 19वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट ने। जैसे कि लास्ट लेक्चर नंबर 2 के वीडियो में पहला पोस्टर हमने देखा था कि 19वीं सेंचुरी में सॉल्वी कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ थे, आइंस्टाइन, प्लांक्स एंड डी ब्रोगली, स्क्रॉडिंजर, पॉली डिराक, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को बिल्ड करने में अपना योगदान दिया है। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस सी द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैटर वेव, जो कि डेविसन जर्मर ने बताया था। ओके, अब उन्होंने उनके दिमाग में क्या कंसिडर किया है। अब देखिए कि उन्होंने डी ब्रोगली ने तो एक हमारे सामने कंसेप्ट रख दिया कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो वेव नेचर बताते हैं, ठीक है। तो उसको प्रूव कैसा करेंगे एक्सपेरिमेंटली? देखिए, एक 18वीं सेंचुरी के में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपको सभी को पता है कि वहाँ पे क्या होता है कि जो डबल स्लिट थी, लाइट रेडिएशन वहाँ से निकलते थे और वहाँ पे क्या होता था, इंटरफेरेंस होता था। और इंटरफेरेंस क्रिस क्रिस थ्रप थ्रप क्रिस थ्रप ऐसे क्रिस क्रिस होता था, तो कंस्ट्रक्टिव होता था, क्रिस थ्रप होता था, डिस्ट्रक्टिव होता था। तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होता था और इंटरफेरेंस के होने के बाद में हमको जो स्क्रीन है वहाँ पे अल्टरनेट डार्क ब्राइट ऐसे बैंड मिलते थे। जब हम लाइट एज ए वेव कंसिडर करते थे, देखिए हमने बोला था कि अगर हमको इंटरफेरेंस फिनोमेना एक्सप्लेन करना तो हमको लाइट को वेव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन वेव है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव बताता है, ये वेव नेचर बताता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर अगर हमने डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर भी हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब ये इंटरफेरेंस होकर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलना चाहिए। ये डेविसन जर्मर के पहले दिमाग में आया। जो डिफ्रैक्शन की स्टडी थी, आपने प्रीवियस क्लास में ऑप्टिक्स में पढ़ा है, डिफ्रैक्शन मतलब क्या, इंटरफेरेंस मतलब क्या, डिटेल स्टडी उसका वहाँ हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे डबल रिपीट नहीं करूँगा उस चीज़ को। तो लाइट एज ए वेव है और वेव के ऊपर से इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में एक्सप्लेन किया जा सकता है। और जो इंटरफेरेंस होकर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको यहाँ पे मिलता है, उस डिफ्रैक्शन पैटर्न में अल्टरनेट डार्क ब्राइट ऐसे बैंड्स मिलते हैं। अगर उस लाइट की जगह अगर हम इलेक्ट्रॉन गन लेके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उसके ऊपर में इंसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं यहाँ से, तो सिर्फ डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसे ही बैंड दिखते हैं या फिर दिखते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में दिखाई देंगे क्या, ये उनके सामने क्वेश्चन आया था। हमको पता है कि वेव अगर लेते हैं तो वेव में जैसे डिफ्रैक्शन हमको देखना है, तो ये जो ट्रांसमिशन पोर्शन होता है, ये ओपेक पोर्शन होता है। एक ग्रेटिंग का अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, तो उस ग्रेटिंग के एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, सेंटर में ज़्यादा इंटेंसिटी वाली बीम मिलती है और बाद में अल्टरनेट डार्क बैंड मिलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, देन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इस तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिलता है। इस तरीके का पैटर्न हमने डिफ्रैक्शन में देखा था, ठीक है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलता है डिफ्रैक्शन के अंदर में। लेकिन ऐसा डिफ्रैक्शन कब होता है, उसकी एक प्राइमरी छोटी कंडीशन है। वो कंडीशन ऐसी है कि जो ट्रांसमिशन पोर्शन, जो ओपेक पोर्शन के जो ये पोर्शन है, छोटा स्लिट है, स्लिट का जो डिस्टेंस होता है, दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो कंपैरेबल होना चाहिए वेव के, मतलब वेवलेंथ के कंपैरेबल होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार की वेव इस पे इंसिडेंट होगी तो ही लाइट डिफ्रैक्ट होगा, अदरवाइज लाइट डिफ्रैक्ट नहीं होगा। मतलब जो लाइट की वेवलेंथ है वो इस ट्रांसमिशन जो स्लिट है यहाँ पे, स्लिट के विड्थ के कंपैरेबल, मतलब ए इसको बोला है यहाँ पे, जो विड्थ है स्लिट की विड्थ ए है, ए इतना कंपैरेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ब्लू कलर ऑफ लाइट स्काई का क्यों दिखता है, देखिए ब्लू सन से आने वाली ब्लू कलर की वेवलेंथ
और इस एटमॉस्फेयर के पार्टिकल की साइज ये दोनों इक्वल रहते हैं, मैच होते हैं, इसलिए वो लाइट ब्लू कलर की लाइट ही सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, इसलिए आसमान जो है, स्काई जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे जो यहाँ से आने वाली वेव है, उस वेव की वेवलेंथ अगर इस स्लिट के विड्थ की इतनी कंपेरेबल रहती है तो ही लाइट डिफ्रैक्ट होता है। तो क्या करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को बता रहा है, तो उसकी वेवलेंथ भी इस स्लिट के कंपेरेबल होना चाहिए, तो ही हमको क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरीके से मिल सकता है। ऐसा उन्होंने प्री एजम्पशन किया कि इन्होंने डायविसन एंड जर्मर ने, और उसी के ऊपर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है डायविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फिर हमको एक्सपेरिमेंट में क्या क्या सेटअप चाहिए कि हमको इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसकी वेवलेंथ हमको सेटअप करते आने चाहिए, और ये जो स्लिट जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम लेते थे उसके जगह हमको क्रिस्टल लेना चाहिए। क्रिस्टल क्यों लेना चाहिए? क्योंकि क्रिस्टल के अंदर में जो छोटे छोटे प्लेन होते हैं, जो क्रिस्टल के जो एटम होते हैं, वो एटम के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ दिस, हम उस डिस्टेंस के इक्वल टू वेवलेंथ जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डायविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट की है। देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप है डायविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का। इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन ये है इलेक्ट्रॉन गन। क्या होता है यहाँ पे कि जो ये लो टेंशन बैटरी है और ये हाई टेंशन बैटरी है, ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे लो टेंशन बैटरी, ये फिलामेंट, ये कोलिमिनेटर, इतना जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉन गन का है। यहाँ पे निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो यहाँ पे बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉन सोर्स बोले तो ये, डिटेक्टर बोले तो ये, और यहाँ पे जो छोटे छोटे एटम्स है उस एटम के ऊपर से जो लाइट स्कैटर्ड हुई है, डिफ्रैक्ट हुई, इसको बोलेंगे हम। सो एटम ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ निकल टारगेट, इसके अंदर का पिक्चर है, और ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है, ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है। पूरे जो सिस्टम है इसको वैक्यूम चेम्बर के अंदर में रखा है, और जो डिफ्रैक्टेड बीम है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे मूवेबल कलेक्टर रखा है, जो कि आयोनाइजेशन चेम्बर यहाँ पे यूज करते हैं, या फिर उसको बोलेंगे गैलोमीटर यहाँ पे यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इतनी है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। वन बाय वन एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। द मेन पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप आर एज फॉलो। तो पहली इलेक्ट्रॉन गन। So an electron gun is a tungsten filament that emit electrons via thermionic emission. That is, it emit an electron when heated to the particular temperature. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन की जो लो टेंशन बैटरी की वजह से जो फिलामेंट हीट होती है, और फिलामेंट हीट होने से क्या होता है कि यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन होता है। थर्मियोनिक इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन को यह जो यहाँ पे कॉइल होती है वैसे इजेक्ट करते हैं हीट बढ़ा के। ठीक है, दैट्स कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो ये जो है ये कोलिमिनेटर जो है, फिर मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। उसका काम है टू अपोजिट चार्ज प्लेट, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव प्लेट, आर यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन एट नोन पोटेंशियल। मतलब एक पोटेंशियल सेट करके इलेक्ट्रॉन की बीम को एक्सेलरेट करते हैं। मतलब क्या कि जो ये पोटेंशियल यहाँ पे जो हाई टेंशन बैटरी का लगा है, इस पोटेंशियल का यूज करके हम इस इलेक्ट्रॉन में से निकलने वाली जो बीम है उसकी वेवलेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि जो टारगेट है क्रिस्टल, उसके अंदर का जो ट्रांसमिशन पोर्शन है, जो विड है दोनों एटम के बीच की, या फिर वो उसका एटम का साइज जो है वो कंपैरेबल होना चाहिए वेवलेंथ के, जो कि जो भी वेवलेंथ यहाँ से आ रही है उसके कंपैरेबल होना चाहिए, तो ही जाके डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और डिफ्रैक्शन अगर होता है तो ये प्रूफ हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इसका काम है एक्सेलरेट करना, उसके वेवलेंथ को एडजस्ट करना। देन कोलिमिनेटर, द एक्सेलरेटर इज इनक्लोज्ड विद इन अ सिलेंडर दैट हैज अ नैरो पैसेज फॉर द इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस. Its function is to render the narrow and the straight beam of electron ready for acceleration. उसके बाद है टारगेट। यहाँ पे जो टारगेट निकल क्रिस्टल दिख रहा है, द टारगेट ऑफ निकल क्रिस्टल, द इलेक्ट्रॉन बीम इज फायर्ड नॉर्मली ऑन द निकल क्रिस्टल. द क्रिस्टल इज प्लेस्ड सच दैट इट कैन बी रोटेट अबाउट द फिक्स एक्सिस.
जो क्रिस्टल है इसको क्रिस्टल को फिक्स एक्सिस से रोटेट करते हैं. देन डिटेक्टर. A detector is used to capture the scattered electron from the nickel crystal. The detector can be moved in a semicircle arc as shown in the diagram above. ठीक है, ये जो है ना, ये यहाँ से सेमी सर्कल इतना ऐसा मूव होता है. किस लिए मूव होता है? जो डिफ्रैक्टेड बीम है उसको, स्कैटर्ड बीम है या फिर डिफ्रैक्टेड बीम उसको बोलेंगे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए वो ऐसा सेमी सर्कल में मूव होता है. तो यहाँ तक का होगी इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप. मतलब क्या कि हमको जैसी जो वेवलेंथ चाहिए, इसके पार्टिकल के कंपेरेबल जो वेवलेंथ चाहिए वो हम इस सिस्टम से मिला सकते हैं. और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही इलेक्ट्रॉन की बीम, अगर वो वेव है उसकी, वो वेवलेंथ जनरेट कर सकता है, इस तरीके से वेव का बिहेवियर बता सकता है. तो उस तरीके की वेवलेंथ जनरेट करके हम उस वेवलेंथ को इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे और देखेंगे कि डिफ्रैक्शन होता है या नहीं होता है. अगर डिफ्रैक्शन हो गया तो कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है. तो ये होगी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. अब मेथड देखिए क्या यूज किया. पहले इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, known accelerating potential difference is applied on the metal plate S. मतलब ये जो मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट, अब यहाँ पे वो एस मार्क नहीं किया, लेकिन कंसिडर करो कि जो मेटल प्लेट है वो मेटल प्लेट पे जितना पोटेंशियल चाहिए उतना अप्लाई करके उतनी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन बीम की जनरेट किया गया है. द डिटेक्टर chamber C is set at a different angle and each angle of the detector of the current is noted. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा. बट द निकल क्रिस्टल इज हेल्ड इन अ फिक्स पोजीशन थ्रू द मेजरमेंट. निकल क्रिस्टल को जो रोटेट करते हैं उसको फिक्स रखे है, इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लेके उस पे निकल क्रिस्टल टारगेट पे इंसिडेंट किया है. अब देखिए क्या होता है. द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिफरेंस वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल. मतलब अलग अलग एंगल पे, ये जो इंसिडेंट और स्कैटर्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलेंगे स्कैटर्ड एंगल. तो अलग अलग एंगल के ऊपर में, मतलब पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, अलग अलग एंगल के ऊपर में उन्होंने मेजरमेंट लिया है. ठीक है, तो क्या मिला उनको, देखिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग और आयोनाइजेशन करंट. मतलब यहाँ पे जो हमको करंट मिल रहा है उस करंट को नोट किया और एंगल को नोट किया. अलग अलग एंगल, जो एंगल है स्कैटरिंग एंगल वो एक्स एक्सिस पे लिया और जो करंट है वो वाई एक्सिस पे लिया. ठीक है, तो मान लीजिए कि जो एंगल है वो 0 डिग्री से, फिर उसके बाद 20, 40, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, ऐसे 180 डिग्री तक का सेमी सर्कल तो 180 डिग्री तक का रोटेट होगा हो. तो 180 डिग्री तक का स्कैटरिंग एंगल लिया और उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो रीडिंग उसको मिले हैं, जो गैलोमीटर जो रीडिंग, वो रीडिंग हमने वाई एक्सिस पे लिया और उन दोनों के बीच में, मतलब स्कैटरिंग एंगल और करंट, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ ऐसा मिला हमको. कैसा मिला, ये ऐसा. मतलब पहले ज्यादा इंटेंसिटी वाला 0 डिग्री पे, और जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो रही है, आयोनाइजेशन करंट कम हो रहा है. फिर से अगर हम एंगल बढ़ाते तो फिर से हमको करंट बड़ा मिल रहा है और एक पोजीशन पे मैक्सिमम करंट मिलने के बाद वो वोल्टेज था 54 वोल्ट और एंगल था 50 डिग्री. मतलब 54 वोल्ट पे, अब ये 54 वोल्ट कहाँ से डिसाइड किया गया, इस हाई टेंशन बैटरी के इस्तेमाल से 54 वोल्ट वोल्टेज को बढ़ा रहे थे. एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर भी पर्टिकुलर वेवलेंथ जनरेट हुई होगी और उसी वेवलेंथ पे क्या होगा कि डिफ्रैक्शन हुआ होगा. ठीक है, 54 वोल्ट पे हमको ये जो पॉइंट है ये मिला है मैक्सिमम इंटेंसिटी का. और फिर से अगर हम एंगल बढ़ाते तो वो इंटेंसिटी और या फिर आयोनाइजेशन करंट कम हुआ है. तो इस तरीके का ग्राफ हमको यहाँ पे मिला है. एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई वर्सेस आयोनाइजेशन करंट में फाई इक्वल्स टू 50 डिग्री इतने एंगल के ऊपर में एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V इक्वल्स टू 54 वोल्ट पे, ये हमको इस तरीके का रिजल्ट मिला. तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 54 वोल्ट कांस्टेंट रखा है और वो जो डिटेक्टर था उसको चेंज किया है सेमी सर्कल में 0 डिग्री से 180 डिग्री. तो 50 डिग्री के ऊपर में हमको ऐसा मैक्सिमम पीक मिला, फिर से वो एंगल बढ़ा तो वो कम हो गया. अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो केस है
ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको इमेजिन कीजिए जीरो है। फिर से मैं इधर ये जैसे हमारा मेरा राइट हैंड साइड है, इधर का मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये एक्स एक्सिस को मैं अगर इधर और बढ़ा दूँ तो ये पीक जो है ये ऐसा जाके पूरा ऐसा आएगा, फिर से फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब जो चीज़ इधर दिख रही है वो चीज़ इधर दिखेंगी। इस सेम थिंग इज नथिंग बट दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। यस और नो? यस। देखिए अगर इस पोर्शन को अगर मैं आधा कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं अगर उसकी शुरुआत करता हूँ तो देखिए ये फिर से सेम पोर्शन आधे में बन रहा है। मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एक्जैक्टली इक्विवेलेंट टू दिस हाफ पार्ट ऑफ दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसका मतलब यहाँ पे तय हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव बिहेवियर उसका बता रहे हैं। ओके, तो ये तो होगी इसकी पहली मेथड। चलो इस पर से तो प्रूफ हो ही रहा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट पार्ट में क्या किया उन्होंने कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को फिक्स रखा और स्कैटरिंग एंगल को चेंज किया, उसके ऊपर में उन्होंने आयोनाइजेशन करंट को मेजर किया। मतलब यहाँ का जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है 54 डिग्री 54 वोल्ट उसको कांस्टेंट रखा, और ये जो मूवेबल कलेक्टर है उसको मूव किया अलग अलग एंगल पे, उसने करंट मेजर किया। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या किया, इन सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ द डिटेक्टर इज कीप फिक्स। अब क्या किया उसने, ये जो डिटेक्टर की पोजीशन है ये इस पोजीशन, मान लीजिए कि ये पोजीशन, इस पोजीशन पे एक पर्टिकुलर एंगल पे उसने फिक्स रखा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे उसने फिक्स रखा है। मतलब जो मूवेबल कलेक्टर उसकी पोजीशन फिक्स है और यहां पे जो है ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को वो चेंज करते गया है, ठीक है। अब देखिए the position of detector is kept fixed, now the accelerating potential V is slowly changed and corresponding ionization current is recorded। मतलब जो वोल्टेज है उसको चेंज कर किया और आयोनाइजेशन के करंट को उसने मेजर किया, ठीक है। ionization potential is slowly changed and the corresponding ionization current is recorded which is measure of intensity of diffracted electron beam। मतलब कि अलग अलग एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर में उसकी जो इंटेंसिटी है, आयोनाइजेशन करंट का जो रिफ्लेक्शन है, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन वो मेजर किया उसने। द इंटेंसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दैट इज रूट वी। अभी रूट वी क्यों लिया इसका प्रूफ हम आगे देखेंगे थ्योरी के अंदर में इसके। As a result, a curve with several successive maxima and minima is obtained. This is shown in the figure. यहाँ देखिए क्या हुआ कि कभी हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, फिर कभी मिनिमम मिली, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे करते करते क्या हुआ, ये डैम्प मोशन यहाँ पे दिख रहा है, डैम्प एक्सेलरेशन दिख रहा है। और धीरे धीरे अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो इसकी इंटेंसिटी कम कम होती गई है। इसका मतलब आप समझ सकते हो क्या कि मैंने बोला था कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर से हम उसकी वेवलेंथ को चेंज कर सकते हैं, और मैंने ये बोला था कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ही डिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे जो एक उसके अगर जो साइज है, विड्थ है, ये अगर कंपेरेबल रहती है उस वेवलेंथ के तो डिफ्रैक्शन प्रॉपरली ऐसे दिखता है। नहीं तो डिफ्रैक्शन स्टार्टिंग में देखिएगा जो वेवलेंथ पे आता है, बाद में उसकी इंटेंसिटी कम कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होगा, अगर इसकी ये अगर वेव एज ए बिहेवियर वेव करेगा तभी होगा। तो यहाँ पे वैसे ही हमको मिला है। देखिए कि अगर हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न भी का इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, धीरे 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 कम होती जाएगी। अब ये दो पार्ट के ऊपर से कंफर्म हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर है। ओके, तो यही डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से बताया पार्ट 1 पार्ट 2 में, और इसकी जो डिटेल थ्योरी है ये अभी हम इसके बाद देखेंगे। Thus the Davison and Germer experiments show that if the beam of electrons is diffracted from the crystal, then it produces maxima and minima similar to those in X-ray reflected from the certain atomic plane। जो लाइट की रेडिएशन शो करते हैं क्रिस्टल पर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, वैसे ही बिहेवियर इलेक्ट्रॉन ने भी शो किया है।
दिस शो दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट अ वेव नेचर। इन दो पार्ट के ऊपर से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन पैटर्न को बता रहा है। इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को अगर वो बता रहा है, इस तरीके का डिफ्रैक्शन पैटर्न इलेक्ट्रॉन का हमको स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है, इस पार्ट 1 पार्ट 2 के ऊपर से हम डेविसन जर्मर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट अ वेव नेचर। दैट्स द कंसेप्ट। तो इसके पीछे की थ्योरी अब देखते हैं, थ्योरी ऑफ दिस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो अब हमको यहाँ पे थ्योरी देखना है। इस डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की। तो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने ग्रीटिंग का एक फार्मूला देखा होगा। वो फार्मूला ब्रैग्स लॉ पर से आया है। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट ऑन निकल क्रिस्टल if the wavelength of d Broglie wave associated with this electron is such that Bragg's law, the Bragg's law can be stated as 2d sin theta is equals to n lambda, and everybody know that d is a grating, 2d is a grating element, theta is a scattering angle, n is the order of diffraction and the lambda is a wavelength. ओके तो यहाँ पे हमारे डायग्राम में हमारा जो ग्राफ था, वो ग्राफ था आयोनाइजिंग करंट वाई एक्सिस पे था और स्कैटरिंग एंगल फाई एक्स एक्सिस पे था। ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरीके का हमको मिला था, और ये जो एंगल था फाई वो 50 डिग्री था, और जो पोटेंशियल मिला था हमको, एक्सीलेंट पोटेंशियल, वो 54 वोल्ट था। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे देखिए, here V equals to 54 volt, then angle of scattering corresponding to first order maxima is equals to 50 degree. Then the distance 2d in the nickel crystal is equals to 2.15, ये स्टैंडर्ड है। ओके ठीक है, now therefore according to Bragg's equation, Bragg's law, two d sin theta is equals to n lambda. Here for first order diffraction n is equals to 1, theta equals to 50 degree, and 2d is equals to 2.15 angstrom unit. So put all the value in that equation we get. Therefore ये फार्मूले में को पुट करना है, 2.15 इंटू साइन 50 डिग्री इज इक्वल्स टू n है 1 इंटू लैम्बडा। Therefore
लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2.15 इंटू 2.15 इंटू साइन 50 डिग्री की वैल्यू आती है 0.7660 और देयरफॉर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करके, ब्रैग्स लॉ का यूज करके, ये जो फार्मूला है 2D sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा, इसके ऊपर में 2D की वैल्यू जो निकल क्रिस्टल की है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग और ग्रेटिंग एलिमेंट जिसको बोलते हैं हम, और एंगल फाई इक्वल्स टू 50 डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल्स टू 1, ये सब पुट करने के बाद हमको जो वेवलेंथ मिली है वो वेवलेंथ मिली है 1.65 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट जो है डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट था, उसका जो फार्मूला था लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन p, उसके ऊपर से हमको ये वेवलेंथ निकालनी है। सो नाउ द वेवलेंथ फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, wavelength from de Broglie hypothesis can be calculated as follow. Therefore, de Broglie relation is lambda is equals to h by p. Okay, but kinetic energy of electron, we know that E is equals to हाफ mv स्क्वायर, दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट करता हूँ, यहाँ पे m स्क्वायर करता हूँ, इधर v करता हूँ और एक नीचे m, मतलब m बाय m से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये ऐसा इसलिए किया कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, इसका जो स्क्वायर का जो है वो मोमेंटम मैं p लिख सकूँ। देयरफॉर E इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू v मतलब p, उसका लिखूंगा मैं स्क्वायर, p स्क्वायर बाय m। Therefore, momentum p square is equals to twice me, मैं इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ, और therefore p is equals to अंडर रूट ऑफ twice me, ये इक्वेशन मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, नाउ इफ द इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E, electrons with charge E and mass m is accelerated from raised to a potential difference V volt, then the kinetic energy of electron is, so kinetic energy of electron, we know that the formula for that, हमने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में देखा था कि जो हाफ mv स्क्वायर जो रहती है वो रहती है E इंटू वी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उतना ज़्यादा उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगता था रोकने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन गन थी उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है, तो हम इस फॉर्मूले को इससे ऐसे लिख सकते हैं। तो सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, हियर वी कैन ऐड E इक्वल्स टू, E इज इक्वल्स टू कैपिटल E इक्वल्स टू स्मॉल e इंटू वी। स्मॉल e इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी इज अ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ओके, तो ये जो हमारा ऊपर का जो फार्मूला है मोमेंटम का P, हम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m इंटू E इंटू वी, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
we know the de Broglie relation. We know the de Broglie relation, lambda equals to de Broglie wavelength, lambda equals to h by p. Therefore lambda equals to h और p की जगह मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ये जो इक्वेशन बना है हमारा, ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडर रूट ऑफ टॉइस m इंटू वी. ये हमारा यहाँ पे फार्मूला बन चुका है, न्यू फार्मूला ये ब्रैग्स लॉ से और ये डी ब्रोगली की इक्वेशन से. तो v क्या हो गया, v हो गया यहाँ पे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. अब यहाँ पे देखिए देयरफॉर h मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमको पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल सेकंड, ठीक है. m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू भी हमको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है. उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके. एंड फाइनली ये जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी हमको पता है, यहाँ पे देखिए 54 वोल्ट, ठीक है. अब यहाँ पे जो है h टॉइस me, ये जो पूरा फैक्टर है ये कांस्टेंट है, ठीक है. इसके मैं तीनों की तीनों वैल्यू इसके अंदर पुट करके इसको निकालूँ तो इसका आंसर आता है लैम्बडा इक्वल्स टू 12.26 इतना उसका आंसर आता है, और बचा हुआ अंडर रूट वी, ठीक है. ये भी फार्मूला यहाँ पे हो गया. मतलब जितना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रहता है उतना वेवलेंथ चेंज होती है, ये फार्मूले से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. और वो जो ग्राफ था वो ग्राफ में एक रूट वी आया था सेकंड मेथड में, तो वो रूट वी ये है, ठीक है. अब देखिए देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में. तो मैं v की वैल्यू 50 पर पुट करने के बाद हमको वेवलेंथ मिलती है 1.67 एंगस्ट्रॉम यूनिट. अब ये जो डी ब्रोगली के कंसेप्ट पर से निकाली वेवलेंथ है, और ये जो वेवलेंथ है जो हमने यहाँ पे निकाली थी, ये वेवलेंथ इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है. ये दोनों वेवलेंथ को अगर कंपेयर करें तो ये दोनों वेवलेंथ सेम आती है. तो ये तो होगी इसकी थ्योरी. सो दस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ लैम्बडा एज कैलकुलेटेड फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन agree closely with the theoretical value of lambda as calculated from de Broglie's hypothesis. Hence, this experiment confirm the wave nature of electron. Okay, so this is about the theory of Davison-Germer experiment. तो ये अभी आपने थ्योरी देखी थी. तो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो चुका है कि इस मैटर का कोई भी पार्टिकल बिहेव करता है वेव, ठीक है. मतलब पार्टिकल को भी दो नेचर रहते हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. ओके. तो अगर ऐसा रहता है तो आपके मन में सवाल आया होगा कि जैसे कि मैं हूँ, आप है, और इस दुनिया का कोई भी मैटर पार्टिकल है जो हमको आंखों से दिखाई देता है, वो जब मूव हो रहा है तो वो वेव जैसा मूव होते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे बेसबॉल लिया है, उस बेसबॉल को अगर थ्रो किया जाए या किसी भी टेनिस बॉल है उसको थ्रो किया जाए, जो वो बॉल मूव होता है, तो मूव होते वक्त सर हमको वो बॉल वेव के जैसा मूव होते हुए क्यों नहीं दिखाई देता. ऐसा होना चाहिए ना. अगर आप बोल रहे हो कि मैटर पार्टिकल को वेव नेचर रहता है, ऐसा क्यों नहीं होता है. तो इसका एक रीज़न हम यहाँ पे देखेंगे. उसका रीज़न देखिए कि जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है, उस बॉल का मास है 0.15 kg, ओके, और वो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ठीक है. अब उसकी वेवलेंथ हमको निकालनी है, तो उसके वेवलेंथ का फार्मूला हमको पता है, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन p, डी ब्रोगली की इक्वेशन है ये, और p की जगह मैं लिखता हूँ मास इनटू वेलोसिटी. ओके. सो each value we know the value of Planck's constant 6.623 26 into 10⁻34
जूल सेकंड, मास दिया है उसका 0.15 kg और वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकंड। इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका कैलकुलेशन आया है 2.2 × 10⁻34 मीटर, 10 टू द पावर -34, मतलब इसके आगे माइनस मतलब 34 0.00000034 तक अपने 2 आता है। ठीक है, मतलब इतनी कम वेवलेंथ उसकी आती है। अगर हम हाइड्रोजन एटम का साइज देखते हैं तो वो साइज -10⁻11 मीटर इतना रहता है। अब वो सादा हाइड्रोजन एटम हमको आंखों से दिखाई नहीं देता, जबकि उसका डायमीटर -11 है, 10⁻11 है। तो इतनी छोटी वेवलेंथ जो कि 10⁻34 के रेंज में आ रही है, वो कैसे दिखाई देंगे? मतलब जो बॉल है वो मूव हो रहा है, वो वेव जैसे ही मूव हो रहा है, लेकिन उसकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल है कि हमको दिखाई नहीं देती है। मतलब जितना आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लोगे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लोगे, उतनी उसकी वेलोसिटी कम रहेगी। ठीक है, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना उसकी वेवलेंथ कम रहेगी। देखिए यहाँ पे वेवलेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहाँ पे बताया है। इसीलिए जो हेवी ऑब्जेक्ट है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, वो भले ही मूव हो रहे हो स्ट्रेट लाइन, भले ही मूव हो रहे हो, लेकिन वो वेव लाइक मैनर में मूव हो रहे हो, लेकिन हमको दिखाई देते हैं एक्सपेरिमेंटली ऐसा हम उसको पकड़ नहीं सकते, वेव लाइक मैनर में उसको शो नहीं कर सकते, ऐसा इसको बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी हेवी ऑब्जेक्ट है तो वो हमको दिखाई देते इस वक्त स्ट्रेट लाइन में ही मूव होते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए उसके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रूल्स है वो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, उससे वो निकालते हैं। तो ये जो वेवलेंथ है वो निग्लिजिबल कंसिडर करना पड़ता है हमको, क्योंकि वो बहुत छोटी है, इसलिए वहाँ पे निग्लिजिबल करना पड़ता है और उसको मोशन स्ट्रेट लाइन में लेना पड़ता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूज करके उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी कुछ लिखा है वो लिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक पे चले जाए, मतलब हेवी ऑब्जेक्ट से माइक्रोस्कोपिक में चले जाए, इलेक्ट्रॉन की अगर हम जैसे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अब बेसबॉल की जगह मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम है, वो मास है 9.11 × 10⁻31 kg और उसकी स्पीड रहती है 5.9 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इतने वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसका मास, वो अगर इलेक्ट्रॉन मूव होता है, क्या वो हमें वेवलाइक मैनर में मूव होते दिखाई देगा एक्सपेरिमेंटली? यस, दिखाई दिया है, और डाइविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने उसको प्रूव किया है। देखिए कैसे कि फिर से वही फार्मूला लिया है, लैम्डा मैटर वेव इक्वल्स टू h/p, p की जगह mv। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर रहा हूँ, वेलोसिटी ये पुट कर रहा हूँ, और फिर h की वैल्यू ये पुट किया, और उसको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिला 1.2 × 10 मीटर और 0.12 नैनोमीटर। अब ये जो वेवलेंथ है ये आइडेंटिफाई की जाती है, क्योंकि जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा है उसमें जो ग्रीन कलर की वेवलेंथ है वो नियर अबाउट इसकी आती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल है, उसकी वेवलेंथ आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है, इसीलिए वो वेवलाइक मैनर में मूव होती दिखाई देते हैं। इसलिए उसका मोशन जो है वो वेव मैनर में ही कंसिडर करना पड़ता है, लेना पड़ता है। मतलब जितने बड़े पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ छोटी रहती है, इसलिए निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन जितने छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आप लोगे वो उसका मोशन हमको वेव मैनर में ही कंसिडर करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो यहां से ही क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई है, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसका मोशन का स्टडी हमको करना है आगे। तो इसके आगे के लेक्चर में हम उसकी वेव की प्रॉपर्टी की, मोशन वेव की तरह, जब उसके पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी की बात आगे के लेक्चर में हम करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।